एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज के इस क्लास में ल्यूसेंट किताब के सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को कवर कराया जाएगा जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसरो का जो हेडक्वार्टर या मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है। इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो भारत में प्रधानमंत्री का जो ओहदा होता है उसको कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद-उद-दौला किस चीज के स्मारक हैं? तो यह मृत व्यक्तियों के स्मारक हैं। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो सम्राट अशोक था वह बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का जो सेनापति होता है वह राष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो भारतीय संविधान को पहली बार 1951 में संशोधित किया गया था। अगला प्रश्न है, रोलेक्ट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो रोलेक्ट एक्ट है इसे 1919 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? जो रतौंधी रोग होता है वह विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो महाराणा प्रताप थे वह बुलबुल अपने घोड़े को कहते थे। अगला प्रश्न है, वॉक्सर इवैंडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो वॉक्सर इवैंडर होलीफील्ड को द रियल डील के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो जो पोंगल है वह तमिलनाडु का त्योहार है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो सिंधु घाटी का बंदरगाह है वह लोथल में स्थित है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो जैन धर्म में महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? जो गिद्धा और भांगड़ा हैं वह पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार जो है वह उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें IPL। प्रोफेशनल T20 भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को IPL कहते हैं। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार है वह जॉन लोगी बियर्ड ने किया था। अगला प्रश्न है, संसद में कौन से दो हाउसेज हैं? तो संसद में दो हाउसेज हैं, इनके नाम है लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा राज्य। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, रामायण के लेखक कौन थे? तो रामायण के लेखक वाल्मीकि थे। अगला प्रश्न है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो भारत में ब्लू सिटी के नाम से राजस्थान के जोधपुर को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? राजस्थान के जोधपुर को। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो भारत में मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो की जाती है। अगला प्रश्न है, कोल इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय कहाँ पे है? जो कोल इंडिया लिमिटेड है इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? तो भारत का सिंह द्वार कोलकाता को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो भारत का धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है राजस्थान के जयपुर को। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भारत का जो मैनचेस्टर है वह अहमदाबाद को कहते हैं। अगला प्रश्न है, झीलों का नगर किसे कहते हैं? तो अपना जो श्रीनगर है, श्रीनगर को झीलों का नगर कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का हृदय स्थल किसे कहा जाता है?
तो भारत का हृदय स्थल कहा जाता है अपने मध्य प्रदेश को। अगला प्रश्न है, भारत का पेरिस किसे कहते हैं? तो भारत का पेरिस कहते हैं राजस्थान के जयपुर को। अगला प्रश्न है, भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। अगला प्रश्न है, मंदिरों की पुण्य भूमि किसे कहा जाता है? तो मंदिरों की जो पुण्य भूमि है वह तमिलनाडु को कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो भारत का जो केरल राज्य है, केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, धान की डलिया किसे कहा जाता है? तो धान की डलिया कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। अगला प्रश्न है, फलों की डलिया किसे कहा जाता है? तो फलों की डलिया कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को। अगला प्रश्न है, संतरों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो संतरों की राजधानी नागपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का बगीचा किसे कहते हैं? तो भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहते हैं। अगला प्रश्न है, महलों का शहर? तो महलों का शहर कहते हैं कोलकाता को। अगला प्रश्न है, त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? त्योहारों का नगर कहते हैं मदुरै को। अगला प्रश्न है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो जो हमारी पृथ्वी है वह अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है? तो पृथ्वी का जलीय भाग है 71% और स्थलीय भाग है 29%। अगला प्रश्न है, किस तिथि को अपसौरी की स्थिति होती है? आपका उत्तर हो जाएगा 4 जुलाई को। 4 जुलाई को अपसौरी की स्थिति बनती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? तो पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वह होता है 12,756 किलोमीटर तथा इसका ध्रुवीय व्यास, तो इसका ध्रुवीय व्यास होता है 12,714 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? तो जो ऋतु परिवर्तन होता है वह वार्षिक गति के कारण होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो जो हमारी पृथ्वी है वह अपनी धुरी का चक्कर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? तो पृथ्वी की घूर्णन गति है, घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की किस गति से वर्ष बनते हैं? तो पृथ्वी की जो परिक्रमण गति होती है इससे वर्ष बनते हैं और ऋतु परिवर्तन भी परिक्रमण गति के कारण ही होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट 46 सेकंड यानी कि 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस हर वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ सकता है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें 6 घंटे। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में 6 घंटे का समय बढ़ सकता है। अगला प्रश्न है, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो जो हमारी पृथ्वी है वह आकार और बनावट की दृष्टि से शुक्र ग्रह के समान है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? तो जो हमारी पृथ्वी है इसको नीला ग्रह कहते हैं पानी की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा है जिसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें सेलेनोलॉजी। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का जो अध्ययन करने वाला विज्ञान है उसे सेलेनोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर ध्रुव के मैदान को क्या कहते हैं? तो चंद्रमा पर ध्रुव के मैदान को शांति सागर कहते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? जो हमारा चंद्रमा है वह सूर्य की रोशनी से चमकता है।
अगला प्रश्न है, समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या होती है? तो समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह होती है अपेक्षित सौर्य और चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में टाइटेनियम धातु की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो हमारी पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत दिखाई देता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा एवं घूर्णन 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसका नाम है लीबनिट्ज पर्वत। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो चंद्रमा पर पहुंचने वाले सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री थे जिनका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं सर एडविन एल्ड्रिन। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? तो चंद्रमा पर 21 जुलाई 1969 ईस्वी में यात्रियों ने पहुंचने पर सफलता पाई थी। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री अपोलो 11 से गए थे। अगला प्रश्न है, प्रकाश चक्र क्या है? तो प्रकाश चक्र ऐसी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती हैं। कैसे हिस्सों को? प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटते हैं, इसे प्रकाश चक्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी है? तो सर्वप्रथम पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी है। अगला प्रश्न है, जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? तो जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे दीर्घवृत्तीय कहते हैं। अगला प्रश्न है, एबसाइड रेखा क्या है? तो एबसाइड रेखा है उपसौर्य और अपसौर्य को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एबसाइड कहते हैं। किसे कहते हैं? उपसौर्य और अपसौर्य को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एबसाइड कहते हैं। अगला प्रश्न है, उपसौर्य क्या है? तो जान लेते हैं कि उपसौर्य क्या है। उपसौर्य 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है। कब? जब 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी की दूरी कम हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? उपसौर्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, अपसौर्य क्या है? तो अपसौर्य 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, उसे अपसौर्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, अक्षांश क्या है? तो अक्षांश यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। कौन सी हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है, इसे अक्षांश कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? तो ये विषुवतीय रेखा है, विषुवतीय रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है। अगला प्रश्न है, देशांतर क्या है? तो देशांतर यह है ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर, कौन सी? उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो किसी भी स्थान के समय का जो ज्ञान है वह देशांतर रेखाओं के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहते हैं? तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण क्या है? तो जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण क्या है। जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। कब? दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी इनके बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की सतह से दिखाई नहीं पड़ती है, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन।
अगला प्रश्न है चंद्र ग्रहण क्या है? तो चंद्र ग्रहण को जान लेते हैं। चंद्र ग्रहण क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है। कब? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। अगला प्रश्न है पूर्ण चंद्र ग्रहण किस दिन किस रात होता है? तो पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा की रात को। अगला प्रश्न है 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? तो 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की अवधि होती है। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। अगला प्रश्न है सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, इसका नाम है पृथ्वी। हमारी पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। अगला प्रश्न है पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह था, इसका नाम है स्पुतनिक फर्स्ट। और जबकि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह, इसका नाम है भारत के पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा डायनेमो। डायनेमो उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न है भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है? तो भूपटल में सबसे अधिक एल्यूमिनियम धातु होती है। अगला प्रश्न है किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं? तो सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं। अगला प्रश्न है अंतिम सौर सम्राट कौन था? तो अंतिम सौर सम्राट था, इसका नाम है बृहद्रथ। अगला प्रश्न है महाभाष्य के लेखक, तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि को कहा जाता है। अगला प्रश्न है पतंजलि किसके दरबार में था? तो पतंजलि जो थे वह पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। अगला प्रश्न है कनिष्क किस वंश का शासक था? जो कनिष्क था वह कुशाग वंश का शासक था। अगला प्रश्न है कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। अगला प्रश्न है पानीपत की लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी। यह लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में हुई थी। अगला प्रश्न है खानवा की लड़ाई, तो खानवा की लड़ाई जो है 1527 ईस्वी में हुई थी। यह किस किस के मध्य हुई थी? तो यह हुई थी बाबर और मेवाड़ के राणा सुंग के मध्य में हुई थी। बाबर ने मेवाड़ के राणा सुंग और उसके सहयोगियों को हराया था। अगला प्रश्न है घाघरा की लड़ाई या घाघरा का युद्ध, यह लड़ाई 1529 ईस्वी में हुई थी। बाबर ने अफगानों और बंगाल के सुल्तान के संयुक्त बलों को हराया था। अगला प्रश्न है चौसा की लड़ाई, तो चौसा की जो लड़ाई है वह 1539 ईस्वी में हुई थी। इसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। अगला प्रश्न है पानीपत की द्वितीय लड़ाई, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई थी। इसमें अकबर ने हिंदू राजा हेमू को पराजित किया था। अगला प्रश्न है थानेसर की लड़ाई, तो थानेसर की लड़ाई 1567 ईस्वी में हुई थी। अकबर ने सन्यासियों के 2 प्रतिद्वंदी समूह को हराया था। अगला प्रश्न है तुकरोई की लड़ाई, तो तुकरोई की लड़ाई 1575 ईस्वी में हुई थी। अकबर ने बंगाल और बिहार के सुल्तानों को हराया था। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी की लड़ाई, तो हल्दी घाटी की लड़ाई जो है 1576 ईस्वी में हुई थी। इसमें मुगल सेना ने राजा मान सिंह और मेवाड़ के राणा प्रताप के बीच अनिर्णायक युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है समूहगढ़ की लड़ाई, तो समूहगढ़ की लड़ाई 1658 ईस्वी में हुई थी। इसमें औरंगजेब और मुराद बख्श ने दारा शिकोह को हराया था। अगला प्रश्न है खाजवा की लड़ाई, तो खाजवा की लड़ाई जो है 1659 ईस्वी में हुई थी। अकबर ने अपने भाई शाह शुजा को हराया था। प्रश्न है सराय घाट की लड़ाई, तो सराय घाट की लड़ाई 1671 ईस्वी में हुई थी। इसमें अमोघ साम्राज्य के
लाची वरूप खान ने राम सिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना को हराया। अगला प्रश्न है करनाल की लड़ाई। तो करनाल की लड़ाई जो है 1739 ईस्वी में हुई थी। नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हराया और मयूर सिंहासन और कोहिनूर सहित मुगल खजाना लूटा था। अगला प्रश्न है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो जेट इंजन है वह रेखित संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है। तो साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल लगाना पड़ता है। चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। अगला प्रश्न है स्तंभ मूल होती है। तो स्तंभ मूल अपस्थानिक जड़ें होती हैं। अगला प्रश्न है जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं। तो जड़ें जो हैं मूल अंकुर से विकसित होती हैं। अगला प्रश्न है गाजर एक प्रकार से क्या है। तो गाजर एक प्रकार से जड़ है। अगला प्रश्न है हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है। तो हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा होता है प्रकंद। अगला प्रश्न है प्याज किसका परिवर्तित रूप है। तो प्याज जो है तने का परिवर्तित रूप होता है। अगला प्रश्न है विरंजक चूर्ण है। तो विरंजक यौगिक चूर्ण है। अगला प्रश्न है ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला प्रश्न है यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि अधिक होती। अगला प्रश्न है घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेज के कोणीय वेग पर मेज का कोणीय वेग कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है वेग गुणनफल होता है। तो वेग द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। अगला प्रश्न है आनुवंशिकी और विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। आपका उत्तर हो जाएगा आनुवंशिकी। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा आनुवंशिकी कहलाती है। अगला प्रश्न है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। आपका उत्तर हो जाएगा इसमें द्रव्यमान प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है शहद का प्रमुख घटक है। तो शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रक्टोज। अगला प्रश्न है मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत के रूप में संचित रहता है। अगला प्रश्न है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत होता है आंवला। अगला प्रश्न है हृदय की धड़कन नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। आपका उत्तर हो जाएगा इसमें पोटेशियम। हृदय की धड़कन नियंत्रण करने के लिए पोटेशियम आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो पालक के पत्तों में लोहा की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो लाल सागर का रंग लाल शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न है गलघट रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें आयोडीन की मात्रा होती है। अगला प्रश्न है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न है लाइकेन किसके सूचक होते हैं। तो जो लाइकेन होते हैं वह वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो 1857 ईस्वी का जो विद्रोह है वह बैरकपुर से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा मंगल पांडे। मंगल पांडे ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया था। अगला प्रश्न है मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। तो मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था। 1857 के विद्रोह में कानपुर से जो नेतृत्व है वह तात्या टोपे और नाना साहब ने किया था। अगला प्रश्न है तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में
बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किया था नेता कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया? तो दिल्ली से नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसमें लखनऊ से नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी से नेतृत्व किसने किया था? तो झांसी से किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद एवं बनारस से नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद और बनारस से नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक किसने लिखी थी? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक लिखी थी वीडी सावरकर ने। अगला प्रश्न है 1857 पुस्तक किसने लिखी थी? आपका उत्तर हो जाएगा 1857 पुस्तक लिखी थी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। अगला प्रश्न है बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ पकड़ा गया था? तो बहादुर शाह द्वितीय को पकड़ा गया था हुमायूं के मकबरे से। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया था? आपका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि से 1915 में नवाजा गया था। अगला प्रश्न है एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की थी? आपका उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में मद्रास में की थी। अगला प्रश्न है स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की थी? आपका उत्तर हो जाएगा स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। कब की थी? 1916 ईस्वी में पूना में की थी। अगला प्रश्न है लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा 2026 के बाद किया जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका प्रारंभ की थी? आपका उत्तर हो जाएगा द इंडियन सोशियोलिस्ट नामक पत्रिका श्यामजी कृष्ण वर्मा ने प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1857 ईस्वी में किसने की थी? आपका उत्तर हो जाएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लेवेस्टकी एवं कर्नल ऑलकॉट ने की थी। अगला प्रश्न है प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? आपका उत्तर हो जाएगा प्रथम लोकसभा चुनाव में 14 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु पर महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया है। अगला प्रश्न है वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था। अगला प्रश्न है राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? तो राज्यों का भाषाई आधार पर गठन 1956 में किया गया था। अगला प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? आपका उत्तर हो जाएगा होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 32। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न है किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई थी? आपका उत्तर हो जाएगा लखनऊ सेशन या फिर लखनऊ अधिवेशन 1916 में।
कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई थी। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी? तो गदर पार्टी बनी थी लाला हरदयाल के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है, ये किसका वचन था? तो यह था कार्ल मार्क्स का वचन था। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांतिकारियों में लक्ष्मीबाई अकेली मर्द हैं, ये किसने कहा था? तो यह कहा था ब्रिटिश अधिकारी ह्यू रोज ने। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम था मणिकर्णिका। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को किस स्थान पर निर्वासित किया गया था? आपका उत्तर हो जाएगा रंगून। 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को रंगून स्थान पर निर्वासित किया गया था। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? आपका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब की गई? तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना जो है 1857 में की गई थी। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह कमल और चपाती चिन्हित किया गया था। अगला प्रश्न है, लीबिया की मुद्रा कौन सी है? तो लीबिया की मुद्रा होती है दीवान। अगला प्रश्न है, पोर्सलीन टावर किस देश में है? तो पोर्सलीन जो टावर है वह चीन में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? तो राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद का नाम है। अगला प्रश्न है, रोहिंगटन वेरियर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आपका उत्तर हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने राजनीति में शामिल हुए? आपका उत्तर हो जाएगा चंपारण। चंपारण आंदोलन के बाद महात्मा गांधी राजनीति में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें सरदार भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विख्यात तट मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो विख्यात तट मंदिर जो है मामल्लपुरम में स्थित है। अगला प्रश्न है, गाय कबाड़ कहाँ का शासक था? तो गाय कबाड़ बड़ौदा का शासक था। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ पर है? तो सबसे ज्यादा साक्षरता है केरल में। अगला प्रश्न है, दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो दाभोल विद्युत परियोजना है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है वह मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वात्सल्य मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो वात्सल्य मेला नई दिल्ली में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, भारत में अंतरराष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया गया था? तो यह 2006 में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने हिरोशिमा पर परमाणु गिराने का आदेश दिया? आपका उत्तर हो जाए हेनरी ट्रूमैन ने। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख का वजन क्या होता है? तो मनुष्य की आंख का वजन होता है लगभग 7.5 ग्राम। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती में। अगला प्रश्न है, सिक्किम की राजधानी का नाम क्या है? तो सिक्किम की राजधानी का नाम है गंगटोक। अगला प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? आपका उत्तर हो जाएगा बाबरनामा। अगला प्रश्न है, डायमंड हार्बर के नाम से कौन जाना जाता है? तो डायमंड हार्बर के नाम से कोलकाता जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कालीबंगन कहाँ पर स्थित है? तो कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है,
भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राजदूत थी विजय लक्ष्मी पंडित। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला पायलट थी प्रेमा माथुर। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम साम्यवाद लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी थे। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। अगला प्रश्न है, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले वित्त मंत्री थे R.K. सम्मुखम चेट्टी। अगला प्रश्न है, भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का स्थायी तत्व क्या है? तो वायुमंडल का स्थायी तत्व होता है जल वाष्प। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? तो पृथ्वी का वायुमंडल विकिरण द्वारा गर्म होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक है? तो वायुमंडल में आर्गन अक्रिय गैस है जो सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में ओजोन परत जो है हमारी रक्षा करती है। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं? आपका उत्तर हो जाए ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है 78%। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है? क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई है 14 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व होता है क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? तो वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन होता है क्षोभ मंडल के कारण। अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो ओजोन परत स्थित है समताप मंडल में। अगला प्रश्न है, समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? तो समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है भूतल पर पराबैंगनी विकिरणापात को रोकना। अगला प्रश्न है, दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग से परावर्तित होती हैं? आपका उत्तर हो जाएगा आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण है? आपका उत्तर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में रसायन ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा 90% भाग विद्यमान रहता है? आपका उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल में। प्रश्न है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? आपका उत्तर हो जाएगा ओजोन मंडल। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? आपका उत्तर हो जाएगा समताप मंडल हवाई जहाज उड़ने के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की निचली परत क्या कहलाती है? तो वायुमंडल की निचली परत कहलाती है क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, भारत के करेला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में करेला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में गाजर की सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में गाजर का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह हरियाणा। अगला प्रश्न है, भारत में कटहल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में कटहल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है असम।
अगला प्रश्न है भारत में मूंगफली की सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। अगला प्रश्न है भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है असम। अगला प्रश्न है भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है असम। अगला प्रश्न है भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? तो भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। अगला प्रश्न है भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। अगला प्रश्न है भारत में कॉफी का, तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। अगला प्रश्न है भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत में ककड़ी का सबसे बड़ा, तो ककड़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।